हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर दशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबीज के वैक्सीनेशन के बारे में, उसके डोज के बारे में, कितनी वैक्सीन कब लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए, इंट्रामस्कुलर लगानी चाहिए या इंट्राडर्मल लगानी चाहिए, और आपको वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, क्या वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगानी चाहिए, किस बच्चे को लगानी चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने के पहले हम बात करते हैं वुंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब जब भी आपको कोई डॉग बाइट होता है, अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है, कोई नाखून मार दिया है, तो वो जो घाव है वो आपका कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो रेबीज की वैक्सीनेशन है वो डिपेंड करती है आपका जो घाव है वो कौन सी कैटेगरी में है। इस कैटेगरी को 3 में बांटा गया है। नंबर 1 होती है आपकी कैटेगरी 1। उसके अंदर आप किसी कुत्ते को कुछ खाना खिला रहे हैं, आप उसको फीड करा रहे हैं, कुत्ते ने आपके हाथ पे अपना स्लेवा लगा दिया है और उसने हाथ को टच कर लिया है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी कैटेगरी 1 के अंदर। यहाँ पर कोई खून नहीं निकलता, यहाँ पे कोई नाखून नहीं मारा, आपकी जो स्किन है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो ये सारे जो घाव होते हैं ये आते हैं आपके कैटेगरी 1 के अंदर। बेसिकली इसमें कोई घाव हुआ ही नहीं जिसे हम कैटेगरी 1 बोलते हैं, और इस कैटेगरी के अंदर आपको कोई वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत नहीं होती। आप अपना हाथ वो साबुन से धो लीजिए तो ये सफिशिएंट है। अगली कैटेगरी आती है हमारी कैटेगरी 2, जिसमें आते हैं हमारे माइनर वुंड्स। माइनर वुंड का मतलब है अगर कुत्ते ने आपको नाखून मार दिया, कुत्ते ने आपको स्क्रैच कर दिया है और उस जगह पे हल्का फुल्का कट लग गया है, या फिर हल्की फुल्की वहां पे आपकी टिश्यू ब्रोक हो गई है, या फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, तो इस कैटेगरी के अंदर आपको वैक्सीनेशन लगवाना है एज अर्ली एज पॉसिबल। साथ ही साथ आपको उस जगह को सबसे पहले साबुन से पानी से धोना है, और उसके बाद जाकर आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर वहां पे वैक्सीनेशन लेना है, जो भी आपके डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है डीप वुंड। सपोज डॉग ने बहुत ज्यादा बाइट कर लिया, आपको एक नहीं बहुत सारी जगह पे डॉग ने काट लिया है और वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कई बार घाव इतना गहरा होता है कि वहां पे स्टिचेस भी लगाने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके का घाव अगर आपको हो गया है तो इन दैट केस वो आपका कैटेगरी 3 में आएगा, और इस कैटेगरी के अंदर आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी है, उसको इमीडिएटली वॉश तो करना ही है, पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन भी लेना है, और दूसरा आपको अपना वैक्सीनेशन भी लेना है, जो हमारी ARV है वो लेनी है, और साथ ही साथ आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लेना है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको एंटीबायोटिक्स भी लेने हैं। तो ये है हमारी 3 कैटेगरीज वुंड की। इन वुंड की कैटेगरी के हिसाब से ही आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं रेबीज के वैक्सीनेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेबीज में जो वैक्सीनेशन होती है 2 तरीके से दी जाती है। एक उसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर और दूसरा होता है इंट्राडर्मल। अब अगर हम इसको नाम को ब्रेक करें, जिसमें आ रहा है इंट्रामस्कुलर, मतलब मसल के अंदर मसल होती है हमारी मांसपेशियां, और इंट्रा मतलब अंदर, मतलब जो इंट्रामस्कुलर है उसमें जो वैक्सीन है वो आपकी मांसपेशी के अंदर दी जाती है। वो कौन कौन सी हो सकती है? वो हाथ का जो एरिया होता है डेल्टॉइड रीजन, यहाँ दी जाती है। 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको ये थाई के एंटीरोलेटरल, मतलब थाई का जो आगे वाला पार्ट है वहां पे ये वैक्सीन दी जाती है। दूसरा तरीका होता है इंट्राडर्मल। नाम से जिससे पता चल रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, डर्मल मतलब चमड़ी, जो हमारे स्किन है स्किन के अंदर। तो ये 2 तरीके हैं वैक्सीनेशन देने के लिए, और जो हमारे रूट है, जो हमारा जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, वो भी इन दोनों में अलग अलग होता है। इंट्रामस्कुलर अगर आप ले रहे हैं डोज तो उसका शेड्यूल अलग होगा, और अगर आप इंट्राडर्मल ले रहे हैं तो उसका शेड्यूल अलग होगा। और दोनों ही केसेस में दोनों ही वैक्सीन इफेक्टिव हैं। आप इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं, इंट्राडर्मल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सा रूट अभी इस टाइम दिया जा रहा है और कौन से इसको फॉलो किया जा रहा है। करते हैं हमारी जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीके से दी जाती है। वैक्सीनेशन के 2 यहाँ पे कैटेगरी होती है आपकी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, और दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जैसे नाम पद से पता चल रहा है, प्री एक्सपोजर मतलब अभी एक्सपोजर हुआ नहीं है, बट एक्सपोजर होने के पहले ही हमने वहां पर उन पर्टिकुलर इंसानों को यहाँ पे हमने प्रोफाइलैक्सिस दे दिया वैक्सीन की फॉर्म में। और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें एक्सपोजर होने के बाद हम पेशेंट को जो भी रेबीज का वैक्सीनेशन है वो हम देते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस किन को दिया जाता है? ये वो लोग होते हैं जो ऐसे जो हाई रिस्क एरियाज है, जो जूनोटिक एरिया में रह रहे हैं, या फिर जो लैब वाले लोग हैं जो रेबीज के पेशेंट के साथ में डील कर रहे हैं, जो लैब में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो उनके साथ डील कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को जनरली पकड़ के लेके जाते हैं,
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई रिस्क एरियाज में रहते हैं, जो इस कैटेगरी के अंदर फिट आते हैं, उन सभी को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो इसके अंदर जो रेजाइम होता है वो रेजाइम होता है इंट्रामस्कुलर रेजाइम। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको जो हम डोज देते हैं वो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, दोनों का ही रेजाइम सेम है। इसमें जो रेजाइम होगा वो होगा 0, 3, 7 और लास्ट डोज होगी 21 डे पे या फिर 28 डे पे। यहाँ पे 0, 3, 7 का मतलब है, 0 मतलब आपने जिस दिन से आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो दिन आपका 0 काउंट होता है। उस दिन के 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन आएगा वो आपका 3rd डोज होगी। इसके बाद आपकी उसी 0 डे से जो आपका 7वां दिन होगा वो 7th डोज होगी। और फिर लास्ट में या तो 21st डे पे या फिर 28 डे पे उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 4 डोजेज इनको दी जाती हैं। सेम ही चीज अगर हम इंट्राडर्मल डोज दे रहे हैं इन लोगों को तो भी सेम ही फॉलो होता है, 0, 3, 7 और लास्ट में 21, 28। अपना ये है हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो हम जनरली एक्सपोजर के पहले दिया करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोगों को इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, जो अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है या आपको कोई स्क्रैच मारा है, कोई माइनर एब्रेशन है या आपका जो घाव है वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर आता है तो आपको जाकर लगवानी होती है। इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको 2 तरीके से इसके रेजाइम दिए जाते हैं, एक होता है आपका इंट्रामस्कुलर रेजाइम और दूसरा होता है इंट्राडर्मल रेजाइम। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रेजाइम के बारे में। इंट्रामस्कुलर को यहाँ पे देने के 2 जो शेड्यूल है वो होते हैं। एक होता है आपका 5 डोज रेजाइम, जिसके अंदर आपकी जो वैक्सीनेशन होती है वो 1-1-1 करके आपको 5 डोजेस दी जाती हैं। सबसे पहली डोज दी जाती है आपको डे 0 के ऊपर, अगली डोज दी जाती है डे 3 के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट डोज होती है डे 7 पे, फिर आपकी नेक्स्ट डोज होती है डे 14 पे और जो लास्ट डोज होती है वो होती है आपकी डे 28 के अंदर। इसका मतलब है विद इन 1 मंथ के अंदर आपका ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं 5 डोज रेजाइम। अगला जो हमारा रेजाइम होता है वो होता है 4 डोज रेजाइम, जिसको हम 2-1-1 रेजाइम भी बोलते हैं। इस रेजाइम के अंदर आपको टोटल 4 डोज दी जाती हैं। जो सबसे पहले आपके डे 0 पे डोज लगती है उस दिन आपको 2 डोज लगती हैं, इसको हम बोलते हैं 2। और इस जो ये फर्स्ट डोज जो होती है ये आपके एक राइट आर्म पे लगेगी और एक आपके लेफ्ट आर्म पे लगेगी। ये होता है आपके डे 0 जिसमें आपको 2 डोज लगती हैं। उसके बाद आपकी लगती है डे 7 पे आपको डोज लगेगी और फिर लास्ट आपको लगेगी डे 28 के ऊपर। तो ये आपकी, और ये जो डे आपकी 7 है और डे 28 पे सिर्फ एक एक डोज लगेगी। इसलिए इस रेजाइम को हम बोलते हैं 2-1-1 रेजाइम और ये होता है आपका टोटल 4 डोज वाला रेजाइम। ये भी महीने भर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा आता है वो आता है 4 डोज रेजाइम इम्यूनोग्लोबिन के साथ में। इम्यूनोग्लोबिन जनरली दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर वुंड हो गया है, कैटेगरी 2 और 3 के वुंड्स हैं, और जनरली कैटेगरी 3 में ये ज्यादा दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा गहरा घाव हो गया है और या फिर उसको गर्दन के पास में, गले के पास में, यहाँ बैक पे और ऐसी जगह पे वुंड हो गया है जो ब्रेन के बहुत ज्यादा पास है, तो साथ में पेशेंट को इम्यूनोग्लोबिन भी दी जाती है। इम्यूनोग्लोबिन की खास बात है कि ये आपको इंस्टेंटली वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जनरली इम्यूनोग्लोबिन जो दी जाती है इसको 7 दिन के अंदर अंदर देना जरूरी होता है। अगर आज डॉग बाइट हुआ है तो डे 0 होगा, डे 0 से लेकर अगले 7 दिन तक आप इम्यूनोग्लोबिन ले सकते हैं अगर किसी पेशेंट को डॉग बाइट होता है तो। इम्यूनोग्लोबिन हम बात करें तो इसकी जो डोज होती है ये जनरली जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन है उसमें ये 20 इंटरनेशनल पर केजी के अकॉर्डिंग दी जाती है और जो इक्वाइन वाली है वो 40 इंटरनेशनल पर केजी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो जनरली जो रेजाइम फॉलो किया जाता है वो रेजाइम होता है 4 डोज रेजाइम इम्यूनोग्लोबिन के साथ में, जब भी पेशेंट बहुत ही सीवियर कैटेगरी वुंड लेके सामने आ रहा है। तो इंट्राडर्मल जो हमारा वैक्सीन रेजाइम है, इंट्राडर्मल वैक्सीन रेजाइम होता है, उसके अंदर हमारी 2 वैक्सीन आती हैं। इसमें आती है रेविपुर और वीरोवैक्स। जनरली इसकी जो डोज होती है वो एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर कम दी जाती है। इसका सिर्फ 0.1 ml ही डोज है जो रिक्वायर्ड होता है जब हम इंट्रामस्कुलर के देते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ जो रेजाइम फॉलो होता है, ये रेजाइम होता है 2 डे 0 पर 2 डोज लगती हैं आपको, डे 3 के ऊपर 2 डोज लगती हैं आपको अगले 7 डे पर, उसके बाद डे 14 पे कुछ नहीं लगता और उसके बाद आपको लगती है डे 28 के अंदर। तो ये रेजाइम यहाँ पे फॉलो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं 2-2-2 और ये आपका 0 है 14th वाला है, लास्ट वन इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पे आपको जनरली 2 डोजेस लगती हैं डेल्टॉइड रीजन में, जो आपका कंधे वाला एरिया है यहाँ पे आपको डे 0 पे भी 2 डोज लगेंगी 0.1 ml की, एक राइट पे लगेगा और एक लेफ्ट पे लगेगा। ये डोजेस जनरली दी जाती हैं इंट्राडर्मल रूट्स। और जब भी इंट्राडर्मल हम लेते हैं वैक्सीन तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको वैक्सीन दी जा रही है तो उस एरिया पे, जैसे हम एक बबल बोलते हैं, उस जगह पे बबल बनना या छाला बनना या फफूला बनना, ये सारी चीजें
चीजें वहां पे होती हैं जब भी हम कोई इंट्राडर्मल वैक्सीन लेते हैं। ये चीज इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के अंदर नहीं होती। एक बात और खास बात है जो आपको याद रखनी है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की, जब भी आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं रेबीज का, तो उस वैक्सीन को आपको ग्लूटियल रीजन पे नहीं लगाना है, मतलब आपको बैक के साइड में उस वैक्सीन को नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन को बैक के में लगवाते हैं तो ये वैक्सीन वहीं पे लॉस हो जाएगी और ये एक्चुअली वहां पे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और जहां इसको टिश्यूज में पहुंचना है ये वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका जो पर्पस है वो यहाँ पे पूरा नहीं होगा। तो आपको हमेशा जो वैक्सीन लगानी है वो आपको हमेशा अपने डेल्टॉइड पे लगानी है। ये जो रीजन है आपका हाथ का इस जगह पे, या फिर अगर 2 साल से कम के बच्चे हैं तो आपको एंटीरोलेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, मतलब थाई का जो आगे वाला पोर्शन है वहां पे ये वैक्सीन लगवानी है, तभी इसका आपको प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा। बात करते हैं ये जो वैक्सीनेशन है, क्या ये वैक्सीनेशन सेफ है लेना? उसका आंसर है यस, वैक्सीनेशन, रेबीज की वैक्सीनेशन सेफ है। आप इसको अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप ले सकते हैं, अगर आप बच्चे को फीड करवाते हैं, लैक्टेशन पीरियड में है तो भी इसको आप ले सकते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी ले सकते हैं। क्या ये न्यूबॉर्न को दिया जाना चाहिए, जो बच्चा बिल्कुल अभी हुआ है, क्या उसको ये वैक्सीनेशन देना चाहिए? यस, ये वैक्सीनेशन उनके लिए भी सेफ है। अगर कोई 60 और सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन सेफ है। ओवरऑल रेबीज का वैक्सीनेशन सभी के लिए सेफ है, इसको लगाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट हाँ, आपको कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर ध्यान रखना होता है जब इस वैक्सीनेशन को हम दे रहे हैं, स्पेशली अगर पेशेंट मलेरिया की मेडिकेशन ले रहा है जिसमें वो स्पेशली अगर क्लोरोक्विनोन खा रहा है तो को ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, ऐसी दवाइयां जिससे इम्यूनिटी कम होती है, या फिर ऐसे मरीज जो HIV के मरीज हैं उनके अंदर हम इस वैक्सीन को दे रहे हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। अदरवाइज ये वैक्सीनेशन सभी के अंदर सेफ है। तो ये आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी वैक्सीनेशन के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में। आपको इन समरी बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर आप वैक्सीनेशन के केस में अगर आप ऐसे हाई रिस्क उसमें आ रहे हैं तो आपको अपनी प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन में आपको अपने वैक्सीन कंप्लीट करवानी है। और अगर आपको अभी एक्सपोजर अब हुआ है और उसके बाद अगर आपको वैक्सीनेशन लगवाना है तो आप पोस्ट एक्सपोजर वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, तो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लगवानी है। द अल्टीमेट लाइन इज वैक्सीनेशन यहाँ पर ही क्योर है रेबीज के केस में। तो जब भी आपको डॉग बाइट होता है, आपको कोई डाउट होता है, तो प्लीज उसको सोचिए मत, उस पर आपको जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाइए, बिकॉज यहाँ पे वैक्सीनेशन सेफ है और ये हर एक को करवाना चाहिए। एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और रेबीज के केस में जब तक कोई क्योर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्रिवेंशन इज द अल्टीमेट क्योर। तो अपना प्रिवेंशन एज सुन एज पॉसिबल लीजिए ऐसे डिजीज में जहां हमें इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, इसका हमारे पास कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ स्पेशल ध्यान रखने अपने बच्चों का, अगर वो बाहर खेलते हैं तो उन्हें इसके बारे में अवेयर करवाइए। अगर कोई डॉग बाइट होता है तो उन्हें इसके बारे में अवेयर करवाइए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ताकि वो आपको इसके बारे में आके शेयर करें और आप टाइमली अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकें बच्चों का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज की फोबिया के बारे में। कई लोगों को रेबीज के बारे में बहुत डर होता है, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है, वो डॉग को देखकर भी डर जाते हैं, उन्हें पूरे टाइम दिमाग में लगता रहता है कि शायद मुझे इसके पास के निकल जाने से भी रेबीज हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जो फोबिया है रेबीज के, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तो मच आज के इस वीडियो के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है वैक्सीनेशन के रिगार्ड्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।